राज हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी से मैं डॉक्टर प्रतिभा गोस्वामी, प्रकाशन प्रशिक्षण एवं शोध अधिकारी, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हिंदी भाषा के अंतर्गत आज हम हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण करना इस प्रकरण पर बातचीत करेंगे। इस प्रकरण के मुख्य उद्देश्य हैं डीएलएड प्रशिक्षु ध्वनि के बारे में जान सकेंगे, ध्वनि एवं वर्ण के अंतर को समझ सकेंगे, ध्वनि के भेद एवं उच्चारण स्थान को समझ पाएंगे, ध्वनि संबंधी गतिविधियों का निर्माण एवं प्रयोग कक्ष में कर सकेंगे, कक्षा के छात्रों को वर्णों के शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास करा सकेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भाषिक ध्वनियों का विश्लेषण। भाषिक ध्वनियों के विश्लेषण के अंतर्गत आज ध्वनि और वर्ण क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। ध्वनि भाषा की वह छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे क, धन और दोनों ही वर्ण हैं, इनका खंड नहीं किया जा सकता। जो मूल स्वर हैं अ, इ, उ, ये स्वर भी ऐसे हैं जिनका कोई खंड नहीं किया जा सकता, ये अपने आप में पूर्ण है। ध्वनि और वर्ण भाषा की एक ही इकाई के दो नाम हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण तथा वर्ण के उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं। ध्वनियों के प्रकार। ध्वनियों का वर्गीकरण स्वर और व्यंजन दो रूपों में मिलता है। पहला है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के अवयवों द्वारा बाधित नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें पहला है जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके तीन प्रकार हैं। पहला अग्र स्वर, जिसमें है इ, ई, ए, ऐ। उच्चारण करके आप स्वयं महसूस करेंगे कि जब इ, ई, ए, ऐ का उच्चारण किया जाता है तो जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है, इसीलिए इसे अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर अ, आ। इसके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग अधिक सक्रिय रहता है, इसलिए इन्हें मध्य स्वर कहते हैं। इसके बाद है पश्च स्वर उ, ऊ, आ, ओ, औ, आ। ये वे स्वर हैं जिसमें जिह्वा का पश्च भाग अधिक सक्रिय रहता है। दूसरा प्रकार है मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों के भेद, जिसमें पहला है विवृत आ। विवृत का उदाहरण है आ। उदाहरण क्या बल्कि विवृत स्वर ही है आ। अर्धविवृत अ, ऐ, औ, आ। संवृत इ, ई, उ, ऊ। होष्ठ जो है इनके उच्चारण में आगे थोड़ा जुड़ते हैं, इसलिए इन्हें संवृत स्वर कहते हैं। अर्ध संवृत ए, ओ। आधा जो मुख विवर है वो आधा खुलता है और आधा जुड़ा रहता है। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वृत्ताकार या वृत्तमुखी उ, ऊ, ओ, औ और आ, ये वृत्ताकार स्वर हैं। अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर अ, आ, इ, ई, ए, ऐ, ये अवृत्ताकार स्वर हैं। मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर आ। प्लुत की एक विशेषता यह है
कि इसमें 3 मात्रा या उससे अधिक का समय लगता है। ह्रस्व में 1 मात्रा का, दीर्घ में 2 मात्रा का और प्लुत में 3 या उससे अधिक मात्रा का समय लगता है। अब इसके आगे देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला है मूल स्वर। मूल स्वर में वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती उन्हें मूल स्वर कहते हैं, जैसे अ, इ, उ। दीर्घ स्वर किसी मूल स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे अ धन अ बराबर आ, इ धन इ बराबर ई। ऐसे ही उ धन उ बराबर ऊ। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर 2 स्वरों का ऐसा मिश्रित रूप है जिसमें दोनों स्वर अपनी स्वतंत्र सत्ता को समाप्त कर एक रूप हो जाते हैं, जैसे अ धन ई बराबर ए। उच्चारण में कंठ तालु का समन्वय है। उच्चारण सूत्र है इनके अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात अ जो है वो कंठ वर्ण है, इचु यशानाम तालु और ई जो है ये तालव्य वर्ण है, तो कंठ और तालु का यहाँ समन्वय हुआ है। ऐसे ही उदाहरण आगे भी है अ धन ए बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन ओ बराबर औ। अब हम देखेंगे व्यंजन ध्वनियों का विश्लेषण इस प्रकार है। सबसे पहला प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क से लेके म वर्ग तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां जैसे जिह्वा, तालु, मूर्धा इत्यादि कहीं न कहीं एक दूसरे को स्पर्श करती हैं और वायु कहीं बिना घर्षण के, कहीं घर्षण के साथ मुख विवर से बाहर आता है। दूसरा है ऊष्म या संघर्षी। इसमें है श, श, स और ह। पार्श्विक उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में अंदर से आने वाली वायु किसी स्थान विशेष पर रोक दी जाती है और वह जिह्वा के पार्श्व अर्थात दोनों ओर से बाहर आती है। पार्श्विक ध्वनि में ल है। लुंठित। लुंठित उस ध्वनि को कहते हैं जिसके उच्चारण में अंदर से आने वाली वायु जिह्वा से टकराकर शीघ्रता के साथ कंपन पैदा करती है। लुंठित का उदाहरण है र। र वर्ण लुंठित है। आगे अर्धस्वर। जो ध्वनियां न तो स्वर की तरह पूर्णतया अवरुद्ध रहित हैं और न ही व्यंजन की तरह पूर्णतया अवरुद्ध, उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। संस्कृत में इनको अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ ध्वनि कहा जाता है। इसमें य और व ये अर्धस्वर हैं। उक्षिप्त वर्ण। उक्षिप्त वर्ण उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा नोक शीघ्रता से कठोर तालु को केवल एक बार छूती है। यह कंठ के ऊपर किसी भाग में कंपन पैदा करती है। उक्षिप्त व्यंजन है ळ और ढ। नासिक्य। जिनके उच्चारण में मुख के साथ ही नासिका या नासाभिवर की सहायता ली जाती है वे नासिक्य वर्ण कहे जाते हैं। प्रत्येक वर्ग अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के जो अंतिम अर्थात 5वें वर्ण हैं वे नासिक्य कहे जाते हैं। उनके उच्चारण में नासिका ज़्यादा सक्रिय रहती है। व्यंजन का दूसरा वर्गीकरण है घोषत्व के आधार पर, जिसमें पहला है अघोष ध्वनियाँ। ये वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ खुली रहती हैं और वायु बिना अवरोध के बाहर आती है तथा स्वर तंत्रियों के खुले होने के कारण कोई कंपन पैदा नहीं होता है। ऐसी ध्वनियों को अघोष ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का
पहला और दूसरा। पहला अर्थात क का दूसरा ख, च का दूसरा छ। इसी प्रकार ट, त और प में भी है। इसके साथ श, श और स ये भी अघोष ध्वनियां हैं। घोष या सघोष ध्वनियां, ये उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के समीप आ जाने से मुख के अंदर से आने वाली वायु अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है। इस कंपन से उत्पन्न ध्वनियों को घोष या सघोष कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा एवं चौथा वर्ण, उसके साथ ही साथ सारे स्वर वर्ण एवं य, र, ल, व और ह ये भी घोष ध्वनियां हैं। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का दो वर्गीकरण है। पहला है अल्प प्राण ध्वनियां, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह की मात्रा कम हो उन्हें अल्प प्राण ध्वनियां कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं अंतिम वर्ण तथा य, र, ल और व ये अल्प प्राण ध्वनियां हैं। महाप्राण ध्वनियां, महाप्राण ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में वायु प्रवाह अधिक बल से आता है, उसमें दृढ़ता अधिक रहती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण तथा श, श, स और ह ये महाप्राण ध्वनियां हैं। संयुक्त व्यंजन, दो या अधिक व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनता है। उन ध्वनियों का उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है, जैसे श, क और श। क का उच्चारण कंठ और श का उच्चारण मूर्धा। त्र, त और र। ऐसे ही ज्ञ, ज और य स्र में श और र। श तालव्य है और र मूर्धन्य है। इसके बाद है अयोग वाह। ये वे ध्वनियां हैं जो तो न पूरी तरह स्वर हैं और न पूरी तरह व्यंजन है। ये दो ध्वनियां हैं, एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। ये दोनों स्वर के साथ लग के पूर्ण होती हैं, जैसे अंग और अह स्वर के साथ भी लगती हैं और व्यंजन के साथ भी लगती हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। यह अपने आप में बिना स्वर या बिना व्यंजन के पूर्ण नहीं होती हैं। लिखने के क्रम में इनको स्वरों के अंत में और व्यंजनों के पूर्व लिखा जाता है। अब आगे देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक ध्वनि का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुंह के जिस स्थान को स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में वर्णों के उच्चारण स्थान को निम्नलिखित सूत्रों द्वारा स्पष्ट किया है। इसमें पहला है अ, क वर्ग, ह और विसर्ग। इसका उच्चारण स्थान है कंठ। सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। ई, च वर्ग, य और श। इसका उच्चारण स्थान तालु है और सूत्र है इचु यशा नाम तालु। री, ट वर्ग, र और श। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है और सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ली, तुलसा नाम दंताः, अर्थात ली, ता वर्ग और स। इसका उच्चारण स्थान दंत्य है, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण भी कहते हैं। आगे उ और प वर्ग। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और इसका सूत्र है उपु पद्मानीया नाम ओष्ठौ। यमंगणनम, यमंगणनम अर्थात य, म, ङ, ण और न। ये नासिक के वर्ण है और इसका सूत्र है यमंगणना नाम नासिका च। व, यह दंत ओष्ठ वर्ण है, इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। ए,
ऐ ये कंठ तालु वर्ण है। इसका सूत्र है ए दैतोह कंठ तालु। आगे है ओ और औ, ये वर्ण या ये ध्वनियां कंठोष्ठ ध्वनियां हैं, जिसका सूत्र है ओ दौतोह कंठोष्ठम। इसके बाद हम थोड़ी बातचीत करेंगे कक्षा कक्ष में ध्वनियों की पहचान हेतु छात्रों के बीच में हम कौन कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं। ध्वनियां जिनसे छात्र पहले से भी परिचित हैं, उनके लिए कोई बहुत नई चीज नहीं है, बस उन्हें ये भेद नहीं मालूम है। व और ब ऐसी ध्वनियां हैं जिसमें छात्र प्रायः त्रुटियां करते हैं, लिखने में भी और बोलने में भी। तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, इसके उच्चारण और लेखन में भी प्रायः छात्र गलतियां करते हैं। तो हम कुछ गतिविधियों की चर्चा करेंगे कि छात्रों को ध्वनियों का ज्ञान डीएलएड प्रशिक्षु किस प्रकार कराएं, कौन कौन सी क्रियाकलाप कक्षा कक्ष में कराएं। इसमें पहला है स्वर वर्णों के फ्लैश कार्ड छात्रों को समूह में देकर ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर के कार्ड अलग अलग लगवाए जाएं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, ऐसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो पहली गतिविधि है वह ह्रस्व और दीर्घ स्वर के कार्डों से संबंधित है। दीर्घ स्वरों के कार्ड बना लिए जाए, ह्रस्व स्वरों के कार्ड बना लिया जाए और छात्रों से ह्रस्व स्वरों वाले कार्ड अलग कराया जाए और दीर्घ स्वर वाले कार्ड अलग कराए जाए। ये अवसर छात्रों को दिया जाए, एक बार नहीं बल्कि बार बार अलग अलग समूहों में यह गतिविधि कराई जाए, जिससे छात्रों को पहला ज्ञान तो ये हो कि अ, ई, उ ये ह्रस्व स्वर हैं, आ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर हैं। दूसरा, व्यंजन वर्णों की फ्लैश कार्ड छात्रों को समूह में देकर उच्चारण स्थान के अनुसार वर्णों को क्रम में लगवाया जाए। इसमें कंठ वर्ण जितने भी व्यंजन के कार्ड दिए जाए उसको उच्चारण स्थान के अनुसार अलग अलग क्रम में लगवाया जाए। जो कंठ वर्ण है उनको एक कंठ वर्ण के साथ, जो तालव्य हैं उनको तालव्य के साथ, इसी तरह की गतिविधि आगे भी कराएं। इसके बाद अगली गतिविधि है संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण कराया जाए तथा विभिन्न प्रकार के शब्द कार्डों में से संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को चुनने का अवसर दिया जाए। जो संयुक्त व्यंजन है श, त्र, ज्ञ इत्यादि, इन संयुक्त व्यंजनों के कुछ शब्द कार्ड तैयार कर लिए जाए और कुछ सामान्य ध्वनियों के कार्ड तैयार किए जाए जिसमें कि संयुक्त व्यंजन न हो, और उसमें वो कार्ड छात्रों के बीच में रख दिया जाए, छात्रों के समूह में देकर कि इनमें से उन कार्डों को अलग करें छात्र जो संयुक्त व्यंजनों के हैं। इसके बाद आगे है समध्वनि व विषम ध्वनि के शब्द कार्ड छात्रों को समूह में अलग अलग करने का अवसर दिया जाए। जैसे समध्वनि वाले शब्द कार्ड होंगे बच्चा, सच्चा, कच्चा, पत्ता, सत्ता, मक्का, पक्का इत्यादि, और कुछ विषम ध्वनि वाले कार्ड छात्रों को दिए जाएं। जैसे अच्छा, धर्म, स्पष्ट, इच्छा आदि। ये कुछ उदाहरण हैं। प्रशिक्षु स्वयं भी इस तरह की और गतिविधियां स्वयं बनाकर छात्रों के बीच में गतिविधियां समूह में भी कराएं, छात्रों से व्यक्तिगत भी कराएं, जिससे छात्रों को ध्वनियों का और वर्णों का, ध्वनियों का भेद छात्र कर सके। कुछ ऐसी गतिविधि कराएं। इसके साथ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, वर्णों को लिखने का क्रम क्या है, जिसे छात्र समझकर सही सही उसका उच्चारण कर सके, उसे लिख सके। इस तरह की गतिविधियां डीएलएड प्रशिक्षु स्वयं भी तैयार करके कक्षा कक्ष में छात्रों से करवा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।